अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नामदहू वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन जो के हैं तो उसकी पहले डिवीजन को देखने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि स्टेप में हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक को 42 स्टूडेंट्स 42 डिवीजन में डिवाइड कर रखा और हर डिवीजन का हमने आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। तो आज चैप्टर इस हवाले से चैप्टर नंबर 7 में हम ऑसिलेशन से लेकर फेज तक हम आज का लेक्चर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंटी टेस्ट में चैप्टर नंबर 7 को बहुत अहमियत हासिल है। सबसे पहला हमारी जो स्लाइड है उसमें टॉपिक आ रहा है SHM। स्टूडेंट्स, SHM स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट का मतलब उसके आगे पीछे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन के आगे पीछे, such that object repeats its motion after equal interval of time। इसका मतलब एक पीरियोडिक मोशन है, इसे कहा जाता है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी दो बहुत फेमस एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक हमारे पास आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट होती है। वी हैव गॉट अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट, देन वी हैव एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, वी हैव अ हैवी बॉब, और फिर इस हैवी बॉब को हम एक खास पॉइंट पे ले जाके छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, ये अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, अगर मैं पॉइंट O की बात करूं, W इज इक्वल टू mg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट इसका मीन पॉइंट कहलाता है। स्टूडेंट, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अगर कोई आपसे एंटी टेस्ट में ये पूछे कि सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन पर टेंशन का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू mg। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेट तो अभी भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो अब वर्टिकल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त ये जो एंगल थीटा बन रहा है, इट इज विद द वर्टिकल। यहां से एंटी टेस्ट के बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो थीटा इज एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। तो फिर यहां पर ये एंगल थीटा भी ड्रॉ किया जा सकता है इसी हवाले से। तो अगर मैं वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी mg साइन ऑफ थीटा, और बच्चों ये कंपोनेंट बनेगा mg कॉज ऑफ थीटा। तो mg साइन ऑफ थीटा रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करता है और वो बॉडी को वापस लेके आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपसे पूछा जा सकता है टेंशन क्या है, तो टेंशन क्या है? mg कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है। हमारी बुक में हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को ज्यादा फोकस किया गया है, वैसे इसके दो केसेस होते हैं। वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम भी इसी का केस है। हम यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस वक्त ये मीन पोजीशन पर है। ये वो मैश है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। मीन पोजीशन इस वक्त है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमारे पास ये जो सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस। स्टूडेंट, अब अगर मैं स्प्रिंग पर आउटवर्ड एक फोर्स लगाऊं और इसे एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाऊं, तो मेरे पास ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी x नॉट विच इज इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर जब छोड़ दूंगा तो इसे वापस लेके आएगी रीस्टोरिंग फोर्स। ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, इसे मीन पोजीशन पर रुकना चाहिए था, ये नहीं रुकेगा क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया ये फॉरवर्ड मूव करेगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। दोबारा हमारे पास एक एम्पलीट्यूड होगी। तो ये दो एक्सट्रीम्स बन गई, ये मीन हो गई। तो इस तरह से ये कीप ऑन वाइब्रेटिंग बिटवीन द मीन पोजीशन। आइए मैथमेटिकली देखते हैं। ये वो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होती है। तो माइनस के एक्स को जब मैं एम ए के इक्वल करूंगा तो यहां से एक्सलेशन का फॉर्मूला, एक्सलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मेरे पास आ जाएगा एम वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के ओवर एम एक्स। बच्चों याद रखिएगा के स्प्रिंग कांस्टेंट होता, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी वैल्यू वेरी नहीं होती, ये भी कांस्टेंट है। और मैस ये भी कांस्टेंट है। तो इट मींस एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर्टी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एक्सलेशन होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब एक बात याद रखिएगा, इस एक्सलेशन को किसने प्रोड्यूस किया? रीस्टोरिंग फोर्स ने। और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स
मीन पोजीशन। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे होंगे वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है तो एक्सलेशन भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसीलिए नेगेटिव साइन आया, जिसका मतलब एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मगर इनके दरमियान फेज डिफरेंस हमारे पास 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज एसेंशियल, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, और इनर्शिया वो है जो उसे दूसरे एक्सट्रीम की तरफ लेके जाता है। तो इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है, इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अचीव नहीं कर सकते। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इन दोनों का आना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं लास्ट स्लाइड पर ये प्रूव कर चुका हूं कि दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। एक्सलेशन जो होती है इट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, और एक्स क्या होगा, इट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। वेल इट मीन्स दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, एक्सलेशन इज ऑलवेज अलोंग रीस्टोरिंग फोर्स, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, विच इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वेयर एज एक्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है द ग्राफ बिटवीन एक्सलेशन एंड एक्स। बच्चों एक बात बड़ी पक्की है कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब जब एक मैक्सिमम होगा दूसरा भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन हमें हमारे मकसद तक लेके जाएगा। इसका मतलब जब एक पॉजिटिव मैक्सिमम होगा तो दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो एक बात तो पक्की है कि स्ट्रेट लाइन आनी है, मगर जहां दोनों इकट्ठे जीरो होंगे, इकट्ठे एक्सट्रीम्स पर जाएंगे, मगर जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा, इसका मतलब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है दैट इज बीटा। क्योंकि आप देखें यहां पर एक्सलेशन पॉजिटिव मैक्सिमम है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर दोनों इकट्ठे जीरो हो गए, इस पॉइंट पर हमारे पास एक्सलेशन नेगेटिव मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट इट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सो ये इसके एज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6, सो बोथ must be zero at the same point, which is in all graphs. Now due to the 180 degree phase shift, both must be at maximum at the same time, दोनों एक ही टाइम में मैक्सिमम होंगे। लेकिन अगर एक्सलेशन पॉजिटिव मैक्सिमम होगी तो एक्स को नेगेटिव मैक्सिमम होना चाहिए। सो इट मींस बीटा ऑप्शन इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग इनटू n इक्वल पार्ट्स। अगर हम लोगों ने स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट करना हो तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट दैट जब स्प्रिंग को कट किया जाएगा इक्वल पार्ट। फॉर एन एग्जांपल आइए मैं अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं, इफ आई कट इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यू कैन सी दैट, और बिगिनिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट के था, तो याद रखिएगा यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, लेंथ भी कम हो गई। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो नए वाले नंबर ऑफ टर्न्स जो n/3 रह गए हैं और नई वाली जो लेंथ है वो l/3 रह गई है। तो बच्चों याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्न जितने कम होंगे वो स्प्रिंग उतना ज्यादा रिजिड होता जाएगा, उसे एक्सटेंड करना मुश्किल होगा और k की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी तो k प्राइम 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो आइए इसका हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो नया वाला स्प्रिंग कांस्टेंट जब आप स्प्रिंग को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो नया वाला के पहले से n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, फिर n इज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच स्प्रिंग इज बीन डिवाइडेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज में, आगे रिलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बेटा जब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे हम फिंगर टिप्स पे होता है रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल, हम सब जानते हैं सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंसेस के हो तो फिंगर टिप्स पर हमें होते हैं। और कैपेसिटर्स के हम कैसे याद करते हैं, कैपेसिटर्स के हम ऐसे ही याद करते हैं कि रेजिस्टेंसेस के जो फॉर्मूलाज हैं अगर उनको इन्वर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए कॉन्सेप्ट, तो वो कैपेसिटर्स का मतलब। तो याद रखिएगा जो स्प्रिंग जो है दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक कैपेसिटर्स रिलेशंस। तो सीरीज में अगर आपके लिए आसानी होगी, सीरीज में अगर मेरे पास दो
स्प्रिंग्स हैं, मेरे पास दो स्प्रिंग है K1 और K1, उनका इंडिपेंडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जब मैं इनको कंबाइन करने जा रहा हूं तो मेरे पास K इक्विवेलेंट कैसे आएगा? ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2। बेटे यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये फॉर्मूला इस बात की गवाही देता है कि K इक्विवेलेंट जो होगा इट विल बी लेस देन द K मिनिमम ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब उस कॉम्बिनेशन में K जो सबसे छोटा होगा, अब वैल्यू जो K इक्विवेलेंट की आएगी वो उससे भी छोटी होगी, जिससे मुराद ये है कि हम यहाँ पे एंटीटेस्ट के पॉइंट तैयार कर सकते हैं कि जब स्प्रिंग्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो K की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये तब है, ये फॉर्मूला जब दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मुख्तलिफ है, आप ये अप्लाई करेंगे, या इसका शॉर्टकट ये है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2, यानी ऊपर क्या लिया प्रोडक्ट और नीचे उन दोनों का सम ले लिया, तो प्रोडक्ट ओवर सम से आप इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर बहुत सारे स्प्रिंग हो और वो सारे के सारे सेम स्प्रिंग कांस्टेंट रखते हो तो फिर क्या होगा? फिर फॉर्मूला आपके पास होगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K ओवर N, वेयर N इज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये याद रखिएगा। अब पैरेलल में चलते हैं, अगर पैरेलल में आ गए तो पैरेलल में स्प्रिंग्स को जब कंबाइन किया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला में एक बात यहीं से साबित हो जाती है कि हमारे पास जो K इक्विवेलेंट आएगा इट वुड बी द ग्रेटर देन K मैक्सिमम ऑफ कॉम्बिनेशन के, जो कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम K है ये उससे भी ज्यादा होगा। K बढ़ गया तो इसका मतलब ये कि पैरेलल में जब भी आप स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे तो K इंक्रीज करेगा। तो ये अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो और n हो, तो आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n के हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिस्पेक्टिवली आर। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में हमारे पास क्लोज पाथ बनता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, मगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस क्या होगा? जाहिर है दैट इज 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। सो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है दैट इज बीटा, कि हमारे पास डिस्टेंस 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो। ये हमारी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, इनका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। सो इट मींस अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। वेल स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारी बुक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखिएगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पी प्राइम, ये एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद इसकी वेलोसिटी कहीं ज्यादा या कम नहीं हो रही है। अब ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? याद रखिएगा ये सिर्फ एक पीरियोडिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पी प्राइम हरगिज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पीरियोडिक सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर मैं डायमीटर के लॉन्ग इसके प्रोजेक्शन को देखूं तो जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा इसका प्रोजेक्शन भी इसके साथ साथ मूव करेगा। इसका प्रोजेक्शन डायमीटर डी के लॉन्ग वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, और इसका जो हमारे पास इसका प्रोजेक्शन है जिसको मैं एन का नाम दे रहा हूं, वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। उसकी मोशन कैन नॉट बी कॉल्ड सर्कुलर, उसे सर्कुलर नहीं कहा जा सकता। ये बात प्लीज सब याद रखिएगा। तो इसी हवाले से हम क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वाइब्रेटिंग अलोंग डायमीटर, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात है प्रोजेक्शन की मोशन जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, दैट इज क्या होगी बोले बच्चों? दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और ऑब्जेक्ट की क्या होगी पी प्राइम की? दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। तो बच्चों यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? हमारे पास पहली एसएचएम होनी चाहिए और दूसरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। वेल पी प्राइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पी प्राइम इज ओनली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म circular motion and not simple harmonic motion, and which is projection of P prime is vibrating along diameter DE is only performing simple harmonic motion but not the uniform circular motion.
अब इसके कुछ फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। आप सब जानते हैं कि एंटीडेस में हम लोग फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट जो प्रोजेक्शन था, जो पी प्राइम का एन जो था, जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसकी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा लिया जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिया जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स लिया जाता है। माइनस बाज का नहीं भी लिखा जाता, हम जस्ट मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे होते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट है ये भी। रिलेशन की बात कर लेते हैं। एट मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूं, मीन पोजीशन पर x क्या होता है, जीरो होता है। तो जो ही मैं यहां पर x के जीरो पुट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जीरो आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन पर? स्टूडेंट याद रखिएगा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सलेशन जीरो होती है। तो आइए प्रूफ देखते हैं। जो ही मैं x की जगह यहां पे जीरो पुट करता हूं, जब सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास आता है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो ओमेगा एक्स नॉट। तो याद रखिएगा जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि मीन पोजीशन पर होती है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर मैं मीन पोजीशन पर एक्सलेशन की बात करूं, चूंकि एक्स के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखिएगा चूंकि x जीरो होगा तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। इस पॉइंट पर रीस्टोरिंग फोर्स भी हमारे पास जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जीरो होगी। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम की। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे क्या होगा? x इज इक्वल टू, हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो चुका होगा, क्योंकि देखिए थीटा की जगह एक्सट्रीम पोजीशन पर थीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 90 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर आप हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे मैंने एक्स नॉट पुट किया, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, मगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक्सलेशन को क्या लिखा जा सकता है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स नॉट। दिस इज द मैक्सिमम एक्सलेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलेशन। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होगी? दैट इज मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सिमिलरली एट नेगेटिव एक्सट्रीम एक्स एक्स नॉट होगा, क्योंकि मैं थीटा को 180 पुट करूंगा, वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सलेशन और रीस्टोरिंग फोर्स सब मैक्सिमम हो जाएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स से एक रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने देख लिए, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, दैट इज इंशाल्लाह ताला कि हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला, आप लोगों ने दो फॉर्मूलाज बच्चों याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है अंडर रूट के ओवर एम, और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर, अंडर रूट दैट इज जी ओवर एल। ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। वेल, इसके बाद हम फेस की बात कर लेते हैं। फेस एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा क्या है, फाइव क्या है। फेस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे ज्यादातर एफएससी में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन एंटी टेस्ट में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। जरा गौर से दिखेगा कि पॉइंट पी प्राइम जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज करें ये शुरू में इस पॉइंट पे था, इसका फर्स्ट पॉइंट था, और इस पॉइंट तक ट्रांसलेट हुआ, तो इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की थीटा, वो दैट वाज लाइक दिस वन। तो उस वक्त उसका जिस पॉइंट पर वो था, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, इनिशियल एंगल, बच्चों इसे फाई या इनिशियल फेज कहते हैं, उसी हवाले से ये फॉर्मूला डेवलप किया गया है कि इस फॉर्मूला में आपके पास ये वो डिस्प्लेसमेंट है कि इनिशियल पॉइंट से वो किस पॉइंट तक गया, तो उसने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवरअप की, और जब वो जिस पॉइंट पर था उस पॉइंट से एक्स एक्सिस का उसका जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज इनिशियल फेज। इफ पी प्राइम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज करें अगर वो मीन से स्टार्ट कर रहा है, मैं अगर यहां से बात कर रहा हूं कि अगर यहां से स्टार्ट, ये इसका पहला पॉइंट है, तो बताइए फाई का क्या होगा? फाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर फाई की वैल्यू जीरो होगी, जो आप यहां पे इस इक्वेशन में फाई की जगह जीरो पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस जीरो, जीरो खत्म हो गया, तो एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब इस इक्वेशन को देखकर पेपर में देख के वो आपसे कह सकता है बताइए बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, तो बॉडी ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, और इसका इनिशियल फेज वो आपसे पूछ सकता है, दैट इज जीरो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, आप सपोज करें पी प्राइम ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। देखिए जब पी प्राइम यहां से यहां जा रहा होगा, तो उसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा होगा। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। तब उसका इनिशियल फेज 90 होगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में, इसका मतलब इफ पी प्राइम स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फाई 90 होगा इनिशियल फेज, देन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज
मैंने फाई की जगह 90 पुट किया, याद रखिएगा साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा में। इसका मतलब x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। जब भी आपको पेपर में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा दिया गया हो, तो आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताओ अगर ये है तो इनिशियल फेज क्या होगा। इनिशियल फेज आपके पास 90 डिग्री होगा। बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, एक्सट्रीम से, कहां जा रही है, मीन की तरफ। तो छोटे छोटे पॉइंट्स वो आपसे पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर वो यहां पर मौजूद है, यानी उसका इनिशियल फेज 180 डिग्री है, तो जब ये यहां जा रहा होगा तो यकीनन इसका जो प्रोजेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा होगा। तो इनिशियल फेज 180 डिग्री है, तो आपके पास x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं, सॉरी, अगर यहां पर एंगल 270 डिग्री हो, तो फिर क्या होगा, 270 डिग्री के लिए हमारे पास 270 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट, ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गई। हमने इनिशियल फेज देखा कब कब क्या हो सकता है, और ये इक्वेशन जो हमारे पास है क्या क्या डिफरेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकती है। आइए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सारे बच्चे फौरन से पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको रट्टा लगा होता है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। बेटा आपने अभी देखा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उसके इनिशियल फेज पर बहुत डिपेंड कर रही होती है। तो ये भी मुमकिन है। ये कब मुमकिन है बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, जब इनिशियल फेज क्या होगा, बिल्कुल सही, 0। ये कब मुमकिन है, अभी हमने देखा था साइन ऑफ थीटा के साथ अगर माइनस आ रहा है तो यकीनन इनिशियल फेज हमारे पास 180 डिग्री रहा होगा। और ये कब आ सकता है, ये तब आ सकता है जब इनिशियल फेज हमारे पास 270 डिग्री रहा होगा। सो स्टूडेंट, डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सारी की सारी कंसीडर की जा सकती हैं। स्टूडेंट, अब बहुत ही अहम एंटी टेस्ट के मोड पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर के हवाले से कुछ ऐसे सवाल जो बहुत तंग करते हैं स्टूडेंट्स को, और इन सवालों से हमें पता चलेगा कि हमने जो फेज वाला टॉपिक पढ़ा, ये सारे रिलेशंस पढ़े, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सिमम इक्वल पार्ट्स विच कैन बी डन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि बताओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के आप मैक्सिमम कितने छोटे लेकिन इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। तो बच्चा फौरन से पहले सोचता है यार मैक्सिमम पार्ट्स जितने मर्जी किए जा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा 8 है तो इसको सिलेक्ट करा होता है। बेटा याद रखना ये गलत है। द बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। 4 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। कैसे, जब मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूंगा तो ये जो टाइम मैं यूज करूंगा t1, ये टोटल टाइम पीरियड का चौथा टुकड़ा होगा t/4। फिर जब मैं वापस आ रहा हूंगा तो ये हमारे पास t2, ये टाइम पीरियड का एक और चौथा टुकड़ा बन जाएगा। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी t/4 ही होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूंगा तो ये भी t/4 ही होगा। इसका मतलब हम इसे 4 बराबर टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इन्हें ऐड भी अगर कर लें तो हमारे पास 4t/t इज इक्वल टू t आ जाता है। अब बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है व्हाई दीज आर इक्वल, इज दिस बिकॉज ऑल आर टाइम फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये इसलिए क्योंकि हर एक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x0 थी। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बच्चा ये कहता है कि सर अगर मैं इसको मजीद 2 टुकड़ों में बांट दूं तो यहां से यहां का टाइम, जबकि ये डिस्टेंस मेरे पास x0/2 है और यहां से यहां का टाइम x0/2, ये भी तो बराबर होना चाहिए। तो बच्चों याद रखिएगा ये कभी बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, आइए देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, द टाइम टेकन बाय अ हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बच्चा फौरन कहेगा सर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा t/4 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो आंसर t/4 आपके पास आ जाता है, बेसिकली ये आता है कैसे, देखिए क्योंकि वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल फेज हमारे पास 0 है। सो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा। तो x इज इक्वल टू x0, आप यहां पे x0 पुट किया x की जगह, x0 से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, साइन थीटा 1, साइन वहां जाके इनवर्स ऑफ 1, साइन किसके लिए 1 देता है आप सब जानते हैं, π/2 90। थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/t। पाई 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 से कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास t उस तरफ चला गया, तो ये टाइम हमारे पास आ गया t, और ये 4 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 तो t/4।
तो ये बच्चा कहता है कि सर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है कि t/4 होगा। तो बच्चों यही वो राज है जो हमने सीखना है कि इक्वेशन मैंने क्यों अप्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइम टेकन बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसका मतलब यहां पर मैंने मीन से स्टार्ट होना है और हाफ ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, तो डिस्टेंस मेरे पास x0/2 होगा। बच्चा कहेगा सर बड़ा आसान है। देखिए सर यहां से लेकर यहां तक जो टाइम हमारे पास है दैट इज t/4। चूंकि ये उसका हाफ है तो आप इसको मालूम करने के लिए इसको हाफ कर दें, t/4 डिवाइडेड बाई 2, t/8 इज द बेस्ट ऑप्शन। और वो फौरन से पहले जाके देखता तो यहाँ पे t/8 तो कहीं दिए नहीं हुआ, अब वो कंफ्यूज हो गया। तो अक्सर पेपर में t/8 दिया होता है, बच्चा वहां पे t/8 को सिलेक्ट कर रहा था। अब इसको करना कैसे, बड़े गौर से दिखेगा। क्योंकि इनिशियल फेज 0 है तो इक्वेशन तो हमारी x इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा होगी। x यहाँ पे x0/2 है, वो तो बड़ी क्लियर, x0/2 पुट किया, x0 से कैंसिल आउट हो गया, हाफ रह गया। तो साइन उधर जाके इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन किस एंगल के लिए हाफ देता है, दैट इज 3d। तो π/6 लिखा जा सकता है, ओमेगा टी π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा को मैंने ओमेगा टी लिखा, ओमेगा की जगह 2/t लिखा, पाई से कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए हमारे पास t आ गया, t इज इक्वल टू t/12। सो डेल्टा इज आवर बेस्ट आंसर। तो बेटा पता चला कि याद रखिए टाइम पीरियड को मैक्सिमम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 4 से छोटे अगर इक्वल पार्ट्स की बात मैं करूंगा तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब x से हम x0 तक जाते हैं तब तो टाइम t/4 लगता है, लेकिन जब मैं x से x0/2 तक जाऊंगा तो टाइम मेरे पास t/12 लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टाइम टेकन बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ मीन। इसका मतलब अब मैं इस एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन तक आ रहा हूं, तब टाइम क्या लगेगा। मजे की बात है कि यहाँ पे इनिशियल फेज क्या होगा, एक्सट्रीम से जब भी स्टार्ट होंगे हमारे पास इनिशियल फेज 90 डिग्री होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू x0 कॉस ऑफ थीटा। आप ये सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे, x0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर सारा कुछ ओमेगा टी पुट किया आपने, सारा इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, पाई से कैंसिल आउट हो गया, तो t आपके पास आ गया t/6। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर स्टूडेंट्स को एंटी टेस्ट में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा तंग करता है कि t/6 और t/12 वाली जो टर्म्स हैं वो कैसे आती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट प्रूफ दे दिया इसका। स्टूडेंट विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट अ लॉट। इंशाल्लाह ताला चैप्टर 7 की नेक्स्ट वीन के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।